नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, उद्योगपति गौतम अडानी का बचाव करते करते बीजेपी ने अब खुद को मुश्किलों में डाल दिया है और बीजेपी का साथ देने के चक्कर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी बुरी तरह फंस गए हैं। आप जानते हैं कि गौतम अडानी समेत कुछ लोगों पर अमेरिकी अदालत की तरफ से कार्रवाई का फरमान जारी हुआ है और विपक्ष इसी पर मोदी सरकार से जवाब मांग रहा है। जब से शीतकालीन सत्र यानी विंटर सेशन शुरू हुआ है, तब से विपक्ष इस मुद्दे पर मोदी को जवाब देने के लिए कह रहा है कि आखिर इतने गंभीर आरोपों पर सरकार का क्या रुख है। वो कौन से भारतीय अधिकारी हैं जिन्होंने रिश्वत ली है? सरकार में बैठे लोग क्या इनकी मदद कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या गौतम अडानी को दिए जा रहे सारे कॉन्ट्रैक्ट की जांच हो रही है? ऐसे कई सवाल हैं। अगर नहीं हो रही है जांच तो जांच क्यों नहीं हो रही है? ऐसे कई सारे सवाल हैं जिन पर विपक्ष जवाब चाहता है, क्योंकि इसमें देश की पूंजी और जनता का धन भी दांव पर लगा हुआ है। लेकिन विपक्ष को जवाब देने की जगह बीजेपी ने संसद में और संसद के बाहर राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर काम करने के आरोप लगाए। उन पर देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत काम करने के आरोप लगाए। हालांकि अपने आरोपों के साथ बीजेपी ने कोई सबूत अभी तक पेश नहीं किए, जबकि अमेरिकी दूतावास ने इन आरोपों की निंदा की। वहीं फ्रांस के मीडिया संगठन मीडियापार्ट ने भी बीजेपी के इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा है कि बीजेपी अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए फेक न्यूज बढ़ा रही है। यानी देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बीजेपी की आलोचना हो रही है और इसके बाद भी संसद के भीतर बीजेपी का साथ देने का पक्षपात किया जा रहा है। आज फिर राज्यसभा में शून्यकाल यानी 0 आवर के दौरान कांग्रेस की विदेशी फंडिंग का मामला बीजेपी ने उठाया, जिस पर कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर की कि बीजेपी मुद्दे से ध्यान भटका रही है और साथ ही सभापति जगदीप धनखड़ पर भी सवाल उठे कि विपक्ष के लोगों को बोलने का मौका वो नहीं दे रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो यहां तक कह दिया कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आइए जरा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को सुनते हैं क्या कुछ कह रहे थे। यहां पर बहुत महत्वपूर्ण आज सुबह बहुत बड़ी घटना और इस घटना के बाद से जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का मामला कैसे आगे बढ़ता हुआ आप देखेंगे। ये सब कुछ हम इस चर्चा के दौरान लेके आएंगे, लेकिन पहले सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे को। ऑनरेबल लीडर ऑफ द क्वेश्चन। देखिए साहब, मैं बहुत देर से अपना हाथ उठा के रखा था, लेकिन जब लीडर ऑफ द हाउस कुछ बात बोले तो उससे मेरी सहमति नहीं थी, इसीलिए मैंने उंगली उठा के आपका ध्यान आकर्षण करने की कोशिश की, लेकिन आपने मुझे मौका नहीं दिया। आप मंत्री को बुला लिए, तो ये अच्छा नहीं। आप तो कहते हैं मेरे पर आरोप लगाने की बजाय नहीं आरोप नहीं, इम्पार्शियलिटी हर बार कहते हो कि मैं मंत्री सर को फेवर पॉइंट आउट कर रहे हैं लीडर ऑफ द हाउस को फेवर करता हूं। आपका ध्यान खींचने के लिए मैंने हाथ उठाया। मैं कुछ गड़बड़ नहीं किया, मैं कुछ बोला नहीं, सिर्फ हाथ उठाया। आप मुद्दे पर आइए। मेरे को आरोपित क्यों? नहीं, मैं मुद्दे पे ही आता हूँ। आज का कोटा पूरा हो गया है। अगर आप नहीं, अगर आपका ध्यान इधर आ गया तो मुद्दे पे आऊंगा मैं। अब आप मेरे तरफ देख रहे, जरूर मैं मुद्दे पे आऊंगा। बोलिए सर। जब हमारे नड्डा साहब जी जो नेता इस सदन के हैं, उन्होंने ये कहा जब आपको चाहिए तब आप 0 आवर बोलते हैं, जब आपको नहीं चाहिए तो आप उसको नकारते हो। तो ये एक ही स्टैंड लेना चाहिए, या तो आप मानना चाहिए या नहीं तो जो कानून के तहत नहीं है, रूल्स के तहत, उसको नहीं मानना चाहिए। सर, आप जो सारी बातें बोलते हैं सरकार, उसको विपक्ष हर बात को आपके हाँ में हाँ मिलाना जरूरी है। अगर गलत है तो भी जरूरी है। यहाँ के लोग इस मंसूबे से आए हैं, मैं माफी चाहता हूं उनसे और आपसे भी, कि हाउस को नहीं चलाना ये अगर तय करके आए हैं
तो ये डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी। Nothing. जी हां, आपने सुन लिया। यहां एक तेज तकरार दोनों के बीच, नेता प्रतिपक्ष यानी मल्लिकार्जुन खड़गे और यहां आसंदी पर सभापति महोदय, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी, ये कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साफ साफ, यानी आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके हां में हां मिलाया जाए तो विपक्ष ये काम नहीं कर सकता। वहीं कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने भी कहा है कि इतना पक्षपाती सभापति उन्होंने कभी नहीं देखा। आइए जरा दिग्विजय सिंह को सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं और यहां से कैसे बात जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर जाती है। जरा वहां भी हम बढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले सुनिए जरा दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं। मैं सन 77 से विपक्ष में भी सत्ता में भी विधायक और सांसद रहता आया हूं। मैंने इस राजनीतिक जीवन में इतना पक्षपाती अध्यक्ष नहीं देखा, जो खुले रूप सभापति नहीं देखा, जो पूरे तरीके से अपने ही नियमों को, अपने ही बात को, स्टैंड को, पक्ष को वो इस प्रकार से इजाजत दे रहे हैं कि जो 267 में उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, हम अगर बोल देते तो वे बोलने नहीं देते, लेकिन वहां वो एक एक करके बुलवा रहे हैं, एक एक से कहलवा रहे हैं। आखिर क्यों? किसको बचाने के लिए? किसको बचाने के लिए और किसके सहमति से यह सब हो रहा है? मेरा यह आरोप है कि माननीय सभापति महोदय ने आज घोर पक्षपाती ढंग से संचालन किया है और हम उसकी निंदा करते हैं, नंबर एक। नंबर दो, और साथ में जिस प्रकार से ये सरकार मोदी जी और मोदी जी की पूरी सरकार किस प्रकार से गौतम अडानी जी को बचाने के लिए ये पूरा प्रयास किया जा रहा है, ये सब सर्वविदित है। आखिर क्या दिक्कत है? जब गौतम अडानी जी के वकीलों ने कुछ पैरवी कर दी, वही पैरवी मंत्री जी कर देते, आके वही पैरवी प्रधानमंत्री जी कर देते तो मामला खत्म हो जाता है। तो साफ साफ यहां दो मसले जिस पर चर्चा कर रहे थे, मीडिया से चर्चा करते हुए अपनी बात रख रहे थे दिग्विजय सिंह। और पहली बात कि कैसे यहां पक्षपात किया जा रहा है, कैसे पक्षपाती हो गए हैं जगदीप धनखड़ जो सभापति हैं राज्यसभा के, उसके अलावा उपराष्ट्रपति हैं। और दूसरी तरफ यह पक्षपात क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है क्योंकि गौतम अडानी को बचाना है। तो विपक्षी सांसदों की नाराजगी के बीच अब एक बड़ा फैसला जगदीप धनखड़ के खिलाफ लिया गया है कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। इस पर 70 सांसदों ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। आप जानते हैं कि अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो 50 सांसदों के सिग्नेचर चाहिए, लेकिन यहां 50 नहीं बल्कि 70 सांसदों ने ऑलरेडी हस्ताक्षर कर दिए। हस्ताक्षर करने वालों में टीएमसी और समाजवादी पार्टी के सांसद भी हैं। यहां यह मेंशन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि लगातार इंडिया गठबंधन में फूट की खबरें चलाई जा रही हैं। उनका झूठ भी अब पकड़ में आ रहा है कि कैसे ये झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। संसद और संसद के बाहर इंडिया अभी एक ही है और इसके कई सारे उदाहरण आ रहे हैं, एग्जाम्पल्स आ रहे हैं। एक एग्जाम्पल आज कश्मीर से भी आया है, जहां उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने इसी मसले पर और खासकर ममता बनर्जी का मामला जब से आया है सामने कि ममता बनर्जी चाहती हैं कि वो इंडिया गठबंधन को लीड करें, और उसके बाद से इस पर भी खूब चर्चा हो रही है। सरकारी मीडिया को यह लग गया है कि कहीं चलो इसी हिसाब से कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को डिफेम किया जाए और नरेंद्र मोदी और उनके गठबंधन को कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाया जाए, फायदा पहुंचाया जाए। लेकिन यहां पर जो बात उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं उसको जरा गौर से आप सुनिए, इसके बाद समझ में आएगा कि इंडिया गठबंधन के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन यहां मामला नहीं है दोस्तों, मामला है संसद के अंदर और संसद के बाहर जो चल रहा है। मामला है जगदीप धनखड़ का। जगदीप धनखड़ आदि और उधर ओम बिरला आखिर इतने पक्षपाती क्यों हो गए हैं? क्या इन दोनों का पक्षपाती होना सिर्फ एक इंसान के कारण है जिसको बचाने की कोशिश में सरकार लगी हुई है? यह सब कुछ हम समझेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं कि उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं इंडिया गठबंधन को लेकर। से ये कहा है
कहाँ पे इलेक्शन के बाद इंडिया गठबंधन की कोई मीटिंग हुई नहीं है, तो चेंज ऑफ लीडरशिप का सवाल कहाँ पे उठता है? मीटिंग होने दीजिए, उसमें अगर ममता बनर्जी साहिबा इंडिया ब्लॉक की सदारत संभालना चाहती हैं तो दावा वहाँ पे करें, उस पर बहस होगी। लेकिन इलेक्शन, पार्लियामानी इलेक्शन के बाद इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग हुई नहीं है, तो लीडरशिप का सवाल कहाँ पे आ जाता है? तो आपने सुन लिया, यहां साफ साफ कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला कि इलेक्शन के बाद, यानी लोकसभा इलेक्शन के बाद इंडिया गठबंधन की एक भी मीटिंग नहीं हुई है, तो लीडरशिप को चेंज करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। यह साफ साफ है कि जो जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, यहां कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन बात जरा फिर से आ जाते हैं, ये एक बात यहां रखना जरूरी था क्योंकि उमर अब्दुल्ला का यह बयान आया था जो आप तक हम पहुंचाना चाह रहे थे। महत्वपूर्ण बात दूसरी है, वो इन सब बातों से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देश के लोकतंत्र की हत्या का आरोप अगर लग रहा है जगदीप धनखड़ पर, तो क्यों लग रहा है? लोकतंत्र की हत्या का आरोप अगर दोनों सदनों के सभापतियों या कहें अध्यक्षों के ऊपर लग रहा है तो क्यों लग रहा है? आसंदी पर बैठे हुए लोग अगर इस ढंग से पक्षपाती हो जाएं जैसा विपक्ष कह रहा है, तो फिर इस देश का लोकतंत्र कैसे चलेगा? जरा सोचिएगा। आपको बता दूं कि अगस्त में मानसून सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी की सांसद जया अमिताभ बच्चन, यही कहा गया था वहां पे, जया अमिताभ बच्चन और जगदीप धनखड़ के बीच जब तीखी बहस हुई थी और बात बॉडी लैंग्वेज और टोन तक जा पहुंची थी, आपने वो बाइट सुनी होगी, तब भी विपक्षी दलों ने धनखड़ को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने की तैयारी की थी। तब 87 सदस्यों ने, यानी 87 सांसदों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया था कि इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, जगदीप धनखड़ के खिलाफ। हालांकि फिर धनखड़ ने क्या किया कि राज्यसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी थी और अविश्वास प्रस्ताव फिर विपक्ष नहीं ला सका क्योंकि अनिश्चित काल के लिए राज्यसभा स्थगित हो गई। अब सवाल यह है कि इस बार धनखड़ क्या करेंगे, क्योंकि राज्यसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होगी तो फिर 13 और 14 तारीख को संविधान पर चर्चा फिर किस तरह होगी, यह एक बड़ा सवाल है। संसद का सत्र अभी 11 दिन और चलना है। आपको पता है कि 22 दिसंबर तक संसद के सत्र को चलना है, यानी 11 दिन का समय अभी पूरा बचा हुआ है, सैटरडे संडे छोड़कर। ऐसे में मोदी भी कब तक संसद के बाहर यहां वहां कार्यक्रमों में खुद को बिजी दिखाएंगे? कभी न कभी तो उन्हें सदन के अंदर आना पड़ेगा और विपक्ष के सवालों का सामना करना पड़ेगा। और बाहर इधर उधर बिजी दिखाने में आज नरेंद्र मोदी और अदानी साहब एक ही मंच पे थे राजस्थान में। वो तस्वीर आपके स्क्रीन पे है, आप देख लीजिए। अदानी साहब काले लिबास में दिखाई दे रहे हैं। इधर राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री के बगल की कुर्सी पे आप देखिए, और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। पहली रो में अदानी साहब हैं खुलकर। चलिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं, यहां कुछ कहने की जरूरत नहीं है। विपक्ष भी अब केवल सदन के भीतर नहीं बल्कि बाहर भी सवालों को उठा रहा है। आज इंडिया गठबंधन या इंडिया ब्लॉक ने जंतर मंतर पर भी इसका विरोध प्रदर्शन किया है। बल्कि अब राहुल गांधी तो आज खुद पत्रकार बन गए फिर से, और पत्रकार बनकर मोदी और अदानी से सवाल करने लगे। जरा उस तस्वीर को भी ले आइए जब राहुल गांधी पत्रकारिता कर रहे हैं सदन के बाहर और वहां मोदी और अदानी के मास्क के साथ 2 कांग्रेसी नेता और उनसे सवालों का जवाब पूछ रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीर भी देख लीजिए, जरा फुल स्क्रीन ले आइए। यहां पर राहुल गांधी, इसके बाद की तस्वीर अगर दिखा सके जिसमें राहुल गांधी जो हैं वो कुछ सवाल पूछ रहे हैं, अगर वो दिखा सकते हैं तो उसको भी दिखाइएगा। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी यहां अदानी और मोदी इन दोनों के एक सिंबॉलिक फेज को लेकर आते हैं और यहां पर इन लोगों से कुछ सवाल करते हुए भी नजर आते हैं। चलिए, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी आज खुद पत्रकार बनकर मोदी और अदानी से सवाल करने लगे। विपक्ष की इस तैयारी और घेराबंदी के बाद अब बीजेपी को सोचना है कि वो खुद को कैसे बचाए, संसद में अपनी साख को बचाए या अदानी को बचाए। तो आइए दोस्तों, आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर अदानी के लिए अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी के जितने भी साथी हैं, संगी हैं, वो आखिर क्या अपने अपने जो उनके दायित्व हैं, संवैधानिक दायित्व, उस पर अमल क्यों नहीं कर रहे हैं? आप देख लीजिए, आखिर क्यों जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहा है विपक्ष।
चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर तमाम वरिष्ठ साथियों को ले आइए और फिर चर्चा की शुरुआत करें। आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक, आपका भी स्वागत करता हूं। लेकिन पहले इधर हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, सुनील शुक्ला जी और शकील अख्तर जी। शकील जी, आपके पास ही सीधे आना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, और जो जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत इस्तकबाल पहले से। सबसे पहले शकील जी, आखिर चल क्या रहा है? बाहर राहुल गांधी पत्रकारिता कर रहे हैं, अंदर बिल्कुल छक्के चौके की बौछार कर रहे थे कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय एलओपी। चल क्या रहा है? और सबसे बड़ी बात कि क्या सचमुच अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है जगदीप धनखड़ के खिलाफ, और क्या मामला यहां तक पहुंच चुका है? राजीव जी, जो सवाल आप कर रहे थे कि अडानी को क्यों बचा रहे हैं मोदी जी, तो इसका जवाब खुद राहुल गांधी ने दे दिया। राहुल गांधी ने कहा कि दोनों एक हैं। मोदी जी अडानी को नहीं बचा रहे, मोदी जी खुद को बचा रहे हैं। और आज आपने देखा कि एक तरफ राजस्थान में, जयपुर में मोदी जी और अडानी जी साथ साथ बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ उसी को प्रतीकात्मक रूप से राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने संसद भवन परिसर में दिखाया। और वहां भी राहुल गांधी ने यही कहा कि ये दोनों एक हैं, ये दोनों एक दूसरे को बचा रहे हैं। तो ये जो है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि संसद के अंदर, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, अडानी का सवाल नहीं आ सकता, लेकिन जॉर्ज सोरेस पे बात हो सकती है, जो कि एक विदेशी है जिसका कोई संबंध नहीं है हमारे यहां से। और जो मीडिया कल से लगातार जॉर्ज सोरेस पे बोले चला जा रहा है, उसके पास भी उनके खिलाफ क्या सबूत है क्या नहीं है वो अभी तक दिखा नहीं पाया। जबकि अडानी के खिलाफ जो गिरफ्तारी वारंट है वो बार बार दिखाया जा रहा है, उनके मीडिया पे नहीं, सोशल मीडिया पे जी, यूट्यूब पे, आपके यहां। लेकिन सोरेस के ऊपर क्या है ये किसी को पता नहीं। खैर, सोरेस से किसी को क्या मतलब है, लेकिन यहां पे संसद के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है, अडानी का, मणिपुर का, संभल का, दिल्ली में वायु प्रदूषण का, दिल्ली एनसीआर, सब जगह का, महंगाई का, बेरोजगारी का, इन पर कोई चर्चा नहीं हो रही। 3 हफ्ते हो गए हैं संसद शुरू हुए, और आज जो राज्यसभा के सदस्यों ने, विपक्ष के सदस्यों ने फिर से महाभियोग की जो तैयारी की है, वो बहुत ही बड़ा मसला है। पिछली बार पूरी तैयारी हो गई थी, पिछली बार सिग्नेचर हो गए थे, और वो दिए जाने वाला था राज्यसभा के सेक्रेटरीएट को, लेकिन उससे पहले राज्यसभा और लोकसभा दोनों अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई। लेकिन अब जो है, विपक्ष इसको मानने को तैयार नहीं है, वो हर हाल में उसको लाने की तैयारी कर रहा है। आज जो दिग्विजय सिंह ने कहा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैंने अपने पूरे करियर में 1977 से मैं विधायक और सांसद बनता चला आया हूं। 1977 का चुनाव जीते थे दिग्विजय सिंह, और आज तक मैं सत्ता में भी रहा हूं, विपक्ष में भी रहा हूं। कभी मैंने कोई भी सभापति ऐसा नहीं देखा जो इस तरह से पूरा का पूरा सरकार के साथ जा रहा हो। हमें मौका नहीं दे रहे हैं, हमें नियम बता रहे हैं, और उनको लगातार दिए जा रहे हैं। आज जब सोरेस की बात आई, सोरेस के ऊपर कार्य रोको प्रस्ताव देना चाहते थे, खड़गे ने उसको तो लिया नहीं, लेकिन उसमें बोलने के लिए एक के बाद एक बीजेपी के सांसदों को मौका देते रहे। विरोध यहीं से शुरू हुआ कि भाई, जब आप उस स्थगन प्रस्ताव को नहीं ले रहे हैं तो फिर आप बोलने कैसे दे रहे हो उसको जी? किस आधार पे बोलने दे रहे हो आप उनको? अडानी का तो आप नाम भी नहीं लेने दे रहे, राहुल गांधी को ए बोलना पड़ता है, फिर डबल ए बोलना पड़ता है। तो ये जो है, सबसे ज्यादा जो गंभीर स्थिति है वो संसदीय लोकतंत्र के लिए है। भारत में संसदीय लोकतंत्र है, संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष का उतना ही महत्व है जितना सत्ता पक्ष का है। लेकिन अगर विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाएगा तो जैसा आप अभी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, वो यही होगा कि राहुल गांधी आएंगे और उनका इंटरव्यू लेंगे, प्रतीकात्मक रूप से इंटरव्यू लेंगे और उनसे सवाल करेंगे।
लेकिन बेहतर यह होता कि आप संसद में जो है कांग्रेस के सदस्यों को, विपक्ष के सदस्यों को, दूसरे लोगों को बोलने देते। दूसरी बात जो आपने उमर अब्दुल्ला की बताई, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बाइट थी, वो बड़ा जरूरी था। एक नॉन इशू को जबरदस्ती इशू बनाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में बहुत बड़ा फूट पड़ गई है, उनके अंदर मनमुटाव हो गया है, जबकि सच्चाई यह है कि यहां पे अभी तक कोई लीडर, कोई अधिकृत लीडर, कोई संयोजक जैसी चीज चुनी हुई है ही नहीं है इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव लड़ा था, सीट शेयरिंग की थी, और उसके बाद अभी तक कोई भी मीटिंग नहीं हुई है। अभी अगर मीटिंग हो, बात हो, कोई नेता बन जाए, इससे किसी को क्या एतराज है? किसने कहा कि अभी ये नेता है और अभी ये नेता नहीं बन सकता? मुद्दा ये है ही नहीं है। मुद्दा ये है कि किस तरह से जो जनता के वास्तविक इशू है उनको संसद में और संसद के बाहर उठाया जाए। आप देखिए कि बहुत बड़ा आंदोलन, एक बहुत बड़ी शुरुआत महाराष्ट्र के पश्चिम से शुरू हो चुकी है जी। मार्कटवाड़ी, कल शरद पवार खुद वहां पहुंचे जी। वहां के जो जीते हुए विधायक हैं उत्तम राव जानकर, वो इस्तीफा दे रहे हैं। कभी सुना कि जीता हुआ विधायक इस्तीफा देता हो? उन्होंने कहा मैं इस्तीफा दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि इस गांव में, मार्कटवाड़ी में जो ईवीएम से नतीजे आए हैं वो पूरी तरह गलत हैं। गांव वाले उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वो कह रहे थे 3 दिसंबर को वो मॉक पोलिंग करवाना चाह रहे थे। वहां पे सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया, लोगों को गिरफ्तार कर लिया। किस लिए? अरे मॉक पोलिंग तो खुद चुनाव आयोग करवाता है। जब मतदान होता है उस मतदान से पहले सुबह 5 बजे मॉक पोलिंग होती है। थोड़ा सा इस मसले पे आज संसद पे बात कर रहे हैं, थोड़ा सा संसद में और आपसे जानना चाहूंगा शकील जी कि यहाँ पर अडानी का मसला कहां तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, और खासकर जगदीप धनखड़ के खिलाफ जो कहा जा रहा है कि 70 सांसदों ने सिग्नेचर कर दिया है, यहां से बात कहां तक आगे जा सकती है? क्या आने वाले कल परसों में हम ये देखेंगे कि जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को मूर्त रूप दिया जाएगा? ये सब हम देखेंगे। क्या कुछ है आपके पास जानकारी? बिल्कुल, वो नोटिस जो है राज्यसभा सचिवालय को सौंप दिया जाएगा। महाभियोग का जो नोटिस है वो राज्यसभा सचिवालय को सौंप दिया जाएगा और उससे कहा जाएगा कि आप इस पे बहस की डेट फिक्स करिए, और उसके बाद सरकार के लिए और राज्यसभा के सभापति के लिए बहुत ही गंभीर स्थिति खड़ी हो जाएगी। क्योंकि अगर महाभियोग होता है तो उसमें जो चर्चा होगी वो दूर दूर तक जाएगी, और महाभियोग प्रस्ताव किसी भी राज्यसभा के सभापति के खिलाफ आज तक आया नहीं है। महाभियोग बहुत बड़ी चीज होती है। महाभियोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ, राज्यसभा लोकसभा के जो पीठासीन अधिकारी हैं उनके खिलाफ, उसके लिए इसकी व्यवस्था की गई है। तो यहां पे अगर ये आ जाता है, जिसकी की पूरी संभावना है, क्योंकि आज जो कुछ हुआ, जिस तरह खड़गे जी ने बोला और बाकी कांग्रेस के और इंडिया गठबंधन के सदस्यों ने बोला और बाहर आके दिग्विजय सिंह ने बोला, तो बड़ा स्पष्ट आरोप लगाया कि धनखड़ साहब जो है वो भेदभाव कर रहे हैं, वो विपक्ष के खिलाफ मन बना रहे हैं और विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देते हैं। तो इतने गंभीर आरोप इससे पहले कभी सभापति पे नहीं लगे। तो सभापति पे जब ये आरोप लगते हैं और महाभियोग आता है तो निश्चित ही रूप से सरकार के लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि वो केवल राज्यसभा के सभापति नहीं है, वो उपराष्ट्रपति भी हैं। तो ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या। और जहां तक अडानी का सवाल है तो राहुल गांधी ये तय कर चुके हैं कि अडानी के मुद्दे को वो छोड़ने वाले नहीं है। अडानी पे वो चर्चा लेके रहेंगे। अडानी पे अगर आप यहां चर्चा नहीं करोगे तो सदन का चलना बहुत मुश्किल है, और सदन के बाहर राहुल इस सवाल को लगातार उठाते रहेंगे। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, सदन के बाहर राहुल गांधी इस मसले को लगातार उठाते रहेंगे। जरा डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपसे भी समझना चाहता हूं, संसद में हंगामा मचा हुआ है। संसद खासकर लोकसभा 11 बजे शुरू होती है, 11:05 पे एडजर्न हो जाती है 12 बजे तक के लिए। 12 बजे शुरू होती है, फिर थोड़ा सा भी नहीं चल पाती, फिर 3 बजे तक के लिए या अगले दिन के लिए। यही चल रहा है। 11 दिनों में 64 मिनट मात्र संसद चली थी। 64 मिनट मात्र 11 दिन में।
तो ये संसद का हाल है। लोकसभा, राज्यसभा में जगदीप धनखड़ साहब बोलने ही नहीं देते। ये आरोप मैं अपनी तरफ से नहीं लगा रहा हूं, आप नहीं लगा रहे हैं, ये अभी नेता प्रतिपक्ष लगा रहे थे, कह रहे थे। और इस ढंग से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आखिर विपक्ष कब तक बर्दाश्त करे? विपक्ष अब आ रहा है संवैधानिक जो नियमावली है उसको देखते हुए कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाएं। इस अविश्वास प्रस्ताव को अगर लेके आ जाता है, नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि ये नोटिस दिया जाएगा और उसके बाद ये आ जाता है, तब आगे क्या कुछ देखते हैं आप और कैसे यहां पर, क्योंकि अभी तक नहीं आया है, बता रहे हैं शकील अख्तर जी। जी राजीव जी डॉक्टर साहब, देखिए, संसद पिछले 10 सालों से जिस तरह चल रही है वैसे ही इस सत्र में भी नजारे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मैं बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा विनम्र संशोधन करना चाहता हूं। शकील साहब ने महाभियोग कहा है, असल में हमारे संविधान के अनुच्छेद 67B में उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रावधान है, महाभियोग नहीं है। महाभियोग राष्ट्रपति के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ आ सकता है। उपराष्ट्रपति के खिलाफ 67B में अविश्वास प्रस्ताव आता है। प्रकारांतर से आप ये मान सकते हैं अगर वो पारित हो जाए तो वो पद पर नहीं रहेगा, लेकिन वो महाभियोग नहीं जी। 14 दिन पहले इसके लिए नोटिस देना होता है, 50 से अधिक सांसदों के दस्तखत चाहिए। अब तक का जो अपडेट है उसके हिसाब से 87 सांसदों के दस्तखत दिया गया है। अब आगे जो होता है उसमें आपने सवाल पूछा है। देखिए, अगर ये अविश्वास प्रस्ताव आया, सदन में इस पर चर्चा हुई, तो सबसे बड़ी असहज स्थिति ये होगी कि उपराष्ट्रपति को यानी राज्यसभा के सभापति को अपनी आसंदी से उतार दिया। जिस समय विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी उस वक्त वे आसंदी पर नहीं बैठ सकते, क्योंकि वे आरोपी हैं, उनके खिलाफ जरिया होगी, तमाम आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। उसके बाद मतदान होगा। स्वाभाविक है इस वक्त इंडिया गठबंधन के पास वैसा बहुमत नहीं है कि वो अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उपराष्ट्रपति को पद से हटा सके। लेकिन पूरी बहस में बिंदुवार विपक्ष ये साबित करने की कोशिश करेगा कि सभापति सत्ता पक्ष के साथ कितना पक्षपात कर रहे हैं और विपक्ष को बोलने भी नहीं दे रहे, जो लगातार पिछले हर सत्र में दिखाई देता है। मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ भी गलत नहीं कह रहे हैं, माइक बंद कर देने से लेकर माइक म्यूट कर देने से लेकर बोलने न देने तक, और सत्ता पक्ष के लोगों को, सांसदों को बुला बुलाकर नाम ले लेकर बोलने के लिए न्योता देना पूरा देश देख रहा। आगे इस प्रस्ताव पर क्या होगा ये आने वाले दिनों में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन ये सब जिस विषय को लेकर हो रहा, गौतम अडानी को लेकर, अडानी के वित्तीय कामकाज को लेकर, उनकी अनियमितताओं को लेकर और जॉर्ज सोरोस के लेकर, एक दृश्य और हम चाहते हैं हमारी टीम अगर इस वक्त दिखा सके। आपने राजस्थान की एक तस्वीर जरूर दिखाई, लेकिन एक वीडियो बहुत तेजी से राजीव जी वायरल हो रहा है। ये वीडियो हमारी स्क्रीन पर आ गया, हमारे दर्शक ध्यान से देख लें कि जिस वक्त प्रधानमंत्री को पगड़ी पहनाई जा रही है उस वक्त सारे लोग खड़े हुए हैं और ये गोल घेरे में राष्ट्र सेठ गौतम अडानी जी बैठे हुए। गौतम अडानी ने प्रधानमंत्री के सम्मान में औपचारिक रूप से रस्मन भी कुर्सी से खड़े होना जरूरी नहीं समझा। हम चाहते हैं एक सेकंड के लिए रोककर हमारे दर्शक इसको 2-3 बार ध्यान से देख लें। एक सामान्य शिष्टाचार है। फुल स्क्रीन ले आइए, 1 मिनट जरा इस तस्वीर को फुल स्क्रीन ले आइए और इसको दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पर गौतम अडानी बैठे हुए हैं और यहाँ प्रधानमंत्री खड़े हैं और इनका स्वागत हो रहा है। पगड़ी पहनाई जा रही है, राजस्थानी पगड़ी, रस्म और रिवाज जो वहाँ का है उस हिसाब से मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तमाम यहाँ पर जितने डिग्निटरीज हैं, जितने भी आगंतुक हैं, महानुभाव हैं, सब खड़े हैं। लेकिन यहाँ इस साइड देखिए, चूंकि मुख्यमंत्री ये सब खड़े हो रहे हैं, देखिए लेफ्ट साइड के लोग भी खड़े हो गए, बाएं साइड के, लेकिन अडानी साहब जो हैं वो बैठे हुए हैं। चलिए, ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है और ये सब समझने की ज़रूरत है कि देश में आखिर चल क्या रहा है। क्या राहुल गांधी जो कहते हैं वो सही कहते हैं? देश की बागडोर किसके हाथ में है?
अदानी के हाथ में, जी राजीव जी, ये माना जाए। जी राजीव, खैर जी, जी राजीव जी, एक सार्वजनिक समारोह में प्रधानमंत्री के पद की अपनी एक गरिमा है। इतना बड़ा कार्यक्रम है, उस राज्य का मुख्यमंत्री खड़ा हुआ है, बाकी तमाम लोग जो मंत्री वगैरह होंगे सब खड़े हैं, लेकिन गौतम अडानी ने इतना शिष्टाचार भी नहीं बरता कि वे प्रधानमंत्री के सम्मानित होते समय उन्हें पगड़ी बांधी जा रही है, उनका स्वागत सत्कार हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है, उस वक्त अपनी कुर्सी से 1 मिनट के लिए खड़े हो जाए। हमारे पत्रकारिता की दुनिया में कहा जाता है एक तस्वीर 1000 शब्द बयान करती है, ये वीडियो तो 1 मिलियन शब्द बयान कर रहा है। चंद सेकंड का ये वीडियो ये बता रहा है कि गौतम अडानी के मन में प्रधानमंत्री के प्रति कितना मान सम्मान है, खुद में अपना कितना इकबाल महसूस करते हैं और प्रधानमंत्री को क्या समझते हैं। इसलिए जब राहुल गांधी संसद परिसर में अडानी और प्रधानमंत्री के पुतलों को चेहरे पर लगाए हुए, मास्क लगाए हुए लोगों के इंटरव्यू करते हैं, तो देश को एक संदेश देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री और अडानी के जो रिश्ते हैं वे रिश्ते क्या कह रहे हैं। ये तस्वीर वो सब कुछ बयान करते हैं। आखिरी बात यह है कि जिस जॉर्ज सोरोस को लेकर इतना सारा वितंडा पैदा किया गया, रोज शोर उठ रहा है, पूरा सत्ताधारी दल, उसके समर्थक, उसका सोशल मीडिया, उसका आईटी सेल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, सब लगातार ये साबित करने पर तुले हुए हैं कि जॉर्ज सोरोस के इशारे पर या उसकी मिली भगत से इस तरह की जो खोजी खबरों वाली संस्थाएं हैं वे भारत सरकार को, भारत को अस्थिर करना चाहते। अब मैं पहले भी कहा था, फिर कहते हैं कि जॉर्ज सोरोस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कीजिए, उनको गिरफ्तार करके ले आइए। राहुल गांधी या कांग्रेस उनके साथ शामिल है तो उनके खिलाफ भी मुकदमा चलाएगी। लेकिन ये मत भूलिए कि इन्हीं जॉर्ज सोरोस की कंपनियों ने नरेंद्र मोदी के अपने कार्यकाल में, अभी ताजा खबर आई है सामने राजीव जी कल, इसी जॉर्ज सोरोस ने, जिस पर भारत को अस्थिर करने का आरोप लग रहा है, इन्हीं नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत में अलग अलग योजनाओं में निवेश किया है, स्टार्टअप्स में निवेश है जॉर्ज सोरोस की कंपनियों का। कुल मिलाकर बात यह है कि सरकार अपने ऊपर लग रहे आरोपों की जांच नहीं कराना चाहती, वो नहीं चाहती कि किसी पारदर्शी तरीके से सच्चाई सामने आए, बल्कि जो पवन खेड़ा ने एक नया शब्द ईजाद किया है कि कई तरह की सिक्योरिटी होती है, XYZ, एक और सिक्योरिटी आई है देश में, उसका नाम है M सिक्योरिटी, यानी मोदी की सिक्योरिटी अडानी को मिली। ये सुरक्षा बनी रहे, अडानी पर कोई खतरा पैदा ना हो और जांच के जरिए अडानी और सरकार के रिश्तों का खुलासा न हो जाए, इसलिए संसद से लेकर सड़क तक इस तरह की कार्रवाइयां चल रही हैं कि किसी को न तो अडानी का नाम लेने दिया जा रहा है, न सरकार किसी तरह की जांच करने को तैयार है। जी राजीव, बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। यहाँ पर सरकार को और खासकर जो तस्वीरें आ रही हैं, इन तस्वीरों पर गौर फरमाना चाहिए और साथ साथ आखिर क्यों सदन के अंदर ये बचाव की मुद्रा में सरकार नजर आती है, क्यों सदन चलने नहीं देना चाहती है सरकार और खुद विपक्ष के ऊपर क्यों आरोप लगाया जाता है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जो बात कह रहे थे, बहुत गंभीरता से उस बात को समझने की जरूरत है कि हम आपसे बात कर रहे हैं, आप किसी और को खड़ा कर दे रहे हैं, एक एक को खड़े कर रहे हैं और आइए बोलिए। लगातार हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का पेशा ही वही है। सुनील शुक्ला जी, जरा जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं, फिर प्रशांत टंडन जी के पास आता हूं कि सदन के अंदर चल क्या रहा है ये देखा जाए। लेकिन यहां बात सुनील जी ये है कि यहां आखिर कब तक और कैसे आप बचाते रहेंगे? देश के राष्ट्रपति हैं आप, देश के उपराष्ट्रपति हैं आप सब कुछ छोड़कर बिल्कुल एक एजेंडे के तहत आगे बढ़ जाते हैं। आप अगर जॉर्ज सोरोस ने भारत के साथ कुछ गुनाह किया है तो जैसे वहां अदानी के खिलाफ मामला चल रहा है, वैसे सोरोस के खिलाफ मामला चला दीजिए आप। किसने आपको रोका है? पकड़ के ले आइए आप। संधि है आपके और अमेरिका के बीच, आप कर सकते हैं, प्रत्यर्पण कर सकते हैं, कर दीजिए, इसमें किसने रोका है? लेकिन आप एजेंडा चलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, इस एजेंडे के खिलाफ अगर विपक्ष यहां खड़ा हो गया, जिस ढंग से बातें आ रही हैं वैसे अगर खड़ा हो गया तो सरकार कहां दिखाई देती है आप बताइए। और दूसरी चीज कि जगदीप धनखड़ साहब या ओम बिरला जी कहां दिखाई देते हैं? धन्यवाद राजीव जी। सवाल तो यही है ना कि क्या एक व्यक्ति
या एक व्यक्ति के द्वारा संचालित की जा रही कोई संस्था अगर सक्षम है कि भारत जैसे बड़े राष्ट्र को अस्थिर करने के लिए या भारत जैसे बड़े राष्ट्र की सरकार को अस्थिर करने के लिए, तो फिर पिछले 11 वर्षों से सरकार कर क्या रही है? जॉर्ज सोरोस कोई सरकार तो है नहीं, जॉर्ज सोरोस कोई स्टेट आइडेंटिटी तो है नहीं। सवाल है कि वो एक व्यक्ति है, उनकी एक वह कुछ संस्थाओं को सहयोग करते हैं, तो क्या उनकी संस्थाएं इतनी ताकतवर हो गई हैं कि भारत जैसे देश की सरकार को या भारत जैसे देश को स्थिर कर सकती है? और अगर स्थिर कर सकती है तो फिर तो सरकार अपनी मजबूरियों को, अपनी कमियों को, अपनी विफलताओं को स्वीकार कर रही है। दूसरी बात कि अगर जॉर्ज सोरोस ने इस तरह का कोई काम किया है जो आरोप लगाए जा रहे हैं, तो आज तक, अभी तक भारत सरकार या सत्तारूढ़ दल के किसी व्यक्ति ने कोई एफआईआर भी क्यों नहीं करा दिया? एक इंडिविजुअल को छोड़े, सरकार की तरफ से इसका प्रतिवाद होना चाहिए। ये एक ऐसा व्यक्ति है दुनिया के पैमाने पर, यूएस में रह करके, जो भारत सरकार को अस्थिर करना चाहता है, भारत सरकार की, भारत देश के राजनीति को प्रभावित करना चाहता है। ये आज तक क्यों नहीं हुआ? भारतीय जनता पार्टी कोई विपक्ष की पार्टी तो है नहीं, भारतीय जनता पार्टी शासक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता संविधान के विभिन्न पदों पर बैठे हुए लोग हैं, उनको एकदम अब तक मुकदमा दर्ज करा लेना चाहिए था। और पिछले 10 सालों से घटना हो रही है, कोई पहली बार आज ये आरोप तो नहीं लगा रहे कल हुआ हो। और दूसरी चीज कि अगर ये सरकार नहीं कर रही, अगर मुकदमे आप दर्ज नहीं करा रहे हैं और सरकार से आप प्रतिवाद नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप ये कोरे बयानबाजी का मतलब क्या है? अगर आप कोई नैरेटिव खड़ा करना चाहते हैं, उस नैरेटिव को भी जिन जिन संगठनों का नाम लेकर के आपने नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की, उन संगठनों ने उसको खारिज कर दिया। यूएस के विदेश मंत्रालय ने भारतीय जनता पार्टी के वक्तव्य पर आपत्ति जारी की। उसने कहा कि नहीं, ये जो आरोप है अनर्गल है और राजनीतिक लाभ के लिए किए जा रहे हैं। जो मीडिया मार्ट की बात कर रहे हैं फ्रांसीसी संगठन, उसने कहा कि हमने इसी तरह कोई रिपोर्ट हमने नहीं छापी है। जो भारतीय जनता पार्टी का मीडिया सेल, जो कतर ने अपने ट्विटर हैंडल पर, एक्स हैंडल पर प्रसारित कर रहा है, उसको तो उन्होंने खारिज कर दिया। और जो प्रसारित भी कर रहे हैं उसमें न तो मीडिया मार्ट का लोगो है और न कोई अधिकृत सोर्स है। आप इस तरह के नैरेटिव बना करके कब तक, इस तरह की बातें कह करके कब तक आप सरकार की विफलताओं को छुपाते रहेंगे? धनखड़ साहब जो कर रहे हैं, मतलब आज का ही जो दृश्य था, पूरा का पूरा विपक्ष, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा दिए गए नोटिसों को स्वीकार कर लेते और आप लोगों को भाषण के लिए आमंत्रित करते, किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन आप उन सभी नोटिसों को आपने अस्वीकार कर दिया। सदन में बैठ के आपने कहा कि नहीं, ये सभी नोटिसें अस्वीकार की जाती है, और उसके बाद आप हर व्यक्ति का, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आप नाम ले रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता उसी के अनुसार अपना भाषण दे रहे हैं जी। तो ये तो कम से कम तटस्थ संचालन तो नहीं हुआ। कोई भी व्यक्ति कहेगा कि तटस्थ संचालन नहीं है। और जब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने कहा कि ठीक है, आप जॉर्ज सोरोस से ही बात करा लीजिए और अडानी में बात करा लीजिए इसी मुद्दे पर, आप उसी को स्वीकार कर लेते। अडानी के मसले पर तो आप चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। अडानी इस देश के नागरिक हैं। अडानी के ऊपर अमेरिकी संस्थाओं ने, राजकीय संस्थाओं ने मुकदमे दर्ज किए हैं, किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं किया है, कि किसी स्वयंसेवी संस्था ने कोई बात नहीं कही है। वहां के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने, स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने यह आरोप लगाया है। वहां के जो हमारे यहाँ के जो सेवी है, उसी तरह की वहां की संस्था ने उनको नोटिस जारी किया है। 2 साल तक उनकी संस्थाओं ने अडानी के खिलाफ जांच की है और आप इसकी बात करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी चीज, जो आरोप लगा है वह घटना घटित हुई आपके देश में। आप तो कहते हैं ना, रिश्वत लेना रिश्वत देना दोनों अपराध है जी। अडानी जी के ऊपर आरोप है कि या तो उन्होंने रिश्वत दी या रिश्वत देने की योजना बनाई। तो आप उनके खिलाफ तो बात नहीं करना चाहते हैं। और अगर आप अडानी के खिलाफ आप बात नहीं करना चाहते और जॉर्ज सोरोस के खिलाफ आप बात करना चाहते हैं, गोया कि आप किसी भ्रष्टाचार की बात नहीं करना चाहते, आप भ्रष्टाचार के उठे हुए मुद्दे को नजरअंदाज करना चाहते हैं, लोगों के विमर्श से हटाना चाहते हैं। अगर धनखड़ जी या ओम बिरला साहब जो राज्यसभा और लोकसभा में कर रहे हैं, ये किसी सभापति से, किसी भी लोकसभा के स्पीकर या सभापति से उम्मीद नहीं की जाती।
कहा जाता है कि विपक्ष सभापति या स्पीकर का संरक्षण चाहता है और उसको संरक्षण देने के लिए कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति जो चेयरमैन है या स्पीकर है उसकी जिम्मेदारी बनती है। विपक्ष जो संरक्षण चाहता है, सरकार तो ताकतवर होती है, सरकार के लिए तो सब कुछ उसके पास संसाधन उपलब्ध है। और अगर विपक्ष के लोग भारतीय धनखड़ साहब के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप तटस्थ नहीं है, आपसे उम्मीद नहीं की जाती, आप पक्षपात कर रहे हैं, ये सामान्य आरोप तो नहीं है जी। किसी व्यक्ति को स्वतः इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। अगर यही धनखड़ साहब हैं जिन्होंने पिछली बार बड़ी संवेदनशीलता का उदाहरण देते हुए एक कुर्सी छोड़ करके चले गए थे और इन्होंने कहा था कि जो बातें कही जा रही है इससे मुझे पीड़ा हुई है, या आप आज खुद भी इस बात का आत्मावलोकन करें कि आज जो कर रहे हैं वो सदन में, आज जो किया उन्होंने सदन में, क्या उससे भारतीय नागरिकों को पीड़ा नहीं हुई होगी? उनको ये लगा होगा कि सभापति कुर्सी में बैठा हुआ व्यक्ति बहुत ही तटस्थ और पारदर्शी है। आप सरकार के लोगों को तब बोलने दे रहे हैं जब उनके नोटिसों का आपने अस्वीकार कर दिया। अगर धनखड़ साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो यह भारत देश के इतिहास में पहली बार होगा जी। इसके पहले 2020 में भी ये बात हुई थी जब वेंकैया नायडू के खिलाफ नोटिस दिया गया था, इसको वेंकैया नायडू ने स्वीकार कर दिया कानूनों का हवाला देकर, प्रक्रियागत मामलों का हवाला देकर। और ये सही है कि नोटिस 14 दिन पहले आनी चाहिए, अविश्वास का और साधारण बहुमत से पास होता है। लेकिन इसके बावजूद भी कभी भी विपक्ष ने किसी भी उपराष्ट्रपति के खिलाफ कोई इस तरह के नोटिस की बात नहीं की और इस तरह के आरोप लगते रहे। दोनों बार जब आरोप लगे हैं उस समय भी वेंकैया जी पर विपक्षी दलों ने आपत्ति की थी और आज धनखड़ साहब कार्य करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इससे मुझे अपने लगता है कि आप इस सरकार को बचा नहीं रहे, सरकार की विश्वसनीयता और कमजोर कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ लगने वाले आरोपों पे बहस हो जाना और सरकार से मिलने वाले जवाब से सरकार की विश्वसनीयता बढ़ती है। इन मुद्दों को आप कारपेट के नीचे दबा नहीं सकते, ऐसा संभव नहीं हो सकता। और अगर विपक्ष जो विपक्ष ने जिस तरीके का अपना संकेत दिया है, ये तो लगता है कि वो अपनी नोटिस देंगे, वो नोटिस स्वीकार होगी नहीं होगी, कानूनी अनुसार वो खारिज कर देंगे। लेकिन अब इस तरह का विश्वास प्रस्ताव लाना भी किसी भी सभापति के लिए आत्मविश्लेषण का अवसर होना चाहिए कि आखिर ऐसी स्थितियां क्यों होंगी। और ये कानूनी विषय नहीं रह गया, ये कोई एकेडमिक विषय का नहीं रह गया। जो लोग संसद की कार्रवाई देख रहे हैं उनको लगता होगा कि सदन में क्या हो रहा है। जी आप इस देश के नागरिक के खिलाफ लगने वाले आरोप पर बहस नहीं करेंगे। और कानून तो नियम ही है ना कि जो व्यक्ति सदन में अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित नहीं है उसके खिलाफ आप कोई बात नहीं कर सकते। और आप ऐसे नागरिक के ऊपर इस तरह का बयान दिलवा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जरा आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, आप इसको कैसे देखते हैं? 14 दिन का नोटिस देना चाहिए। अभी अगर कल इसको ये सूचना दी जाती है तो 14 दिन का इंतजार करना होगा। 11 दिन अभी सदन और चलना है, मतलब ये भी गया, ये माना जाए। लेकिन बात अगर यहाँ तक आई है, एक बार नहीं दो बार अगर बात आती है तो छोटी मोटी बात नहीं है। जगदीप धनखड़ साहब एक बार लड़ लेते हैं, वहाँ पर आप देखिए जो नोकझोंक होती है जया बच्चन के साथ में, वो हम लोगों ने देखा अभी पिछले सत्र में। उसके बाद अभी जो स्थिति है उसको आप देख ही रहे हैं। और साफ साफ यहाँ कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, प्रमोद तिवारी कह रहे हैं, ये तमाम नेता। और ये साफ दिखाई देता है, कोई भी देख ले, ये दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं यहाँ सत्ता पक्ष को बचाने की कोशिश हो रही है। और एक फेयर जो होना चाहिए वो सदन में, वो चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं। इससे आगे क्या कुछ आप देखते हैं? 14 दिन का नोटिस 67B में है उनको हटाए जाने के लिए अपने पद से, या उनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव को पारित कराने के लिए। वो नोटिस की टेक्निकलिटीज हैं कि वो कब आएगा, कब मंजूर होगा, तो उस पर बहस होगी, फिर वो पास होगा कि नहीं होगा। ये प्रस्ताव की चर्चा ही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है भारत के संसदीय इतिहास के लिए और लोकतंत्र के लिए। पीठासीन अधिकारियों की एक गरिमा रही है। हमारे सभी साथियों ने कहा कि अभी तक संसद में एक बार भी नहीं आया है
वो किसी भी पार्टी का हो, अमूमन सत्ताधारी पार्टी का ही होता है। लेकिन हम लोगों ने भी अपने संसद के कवरेज के दौरान तमाम सारे पीठासीन अधिकारियों को देखा है, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। एक प्रकार की न्यूट्रलिटी, एक निष्पक्षता वो बनाए रखते हैं, और संसद में थोड़ा हास्य विनोद का, थोड़ा हल्का माहौल भी कहाँ जरूरी है वो भी होता है, विपक्ष को कितना मौका देना है वो भी होता है। देखिए, संसद भवन जो है, संसद की दोनों सदन, लोकसभा या राज्यसभा, ये मेंबर्स चलाते हैं, और अगर आप मेंबर को ही बोलने नहीं देंगे, उनके विशेष अधिकारों का हनन करेंगे, आप बाकी चीजों को छोड़ दीजिए राजीव। कोई भी जगदीप धनखड़ के कार्यकाल की एक भी वीडियो क्लिपिंग निकालिए जिसमें विपक्ष का कोई भी नेता बोल रहा हो, केवल मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं, संजय सिंह बोल रहे हो, डॉक्टर झा बोल रहे हो, जो आरजेडी के प्रोफेसर झा जी, मनोज कुमार झा, मनोज झा बोल रहे हो, कोई बोल रहा हो, आप देखिए कि वो टोका टाकी करेंगे। 5 बार तो कम से कम एक स्पीच में ये आएगा कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े होते हैं वैसे ही वो नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड आ जाता है। इस तरीके से पार्लियामेंट, इस सदन कहाँ चलता है। दूसरा बात कि संसद में अगर इस तरीके का गतिरोध रहेगा तो नुकसान सरकार का है। विपक्ष को मौका मिल रहा है, खबरें बन रही हैं, हम आप चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे जी, कैमरे लगे हुए वहां पे, सरकारी जो काम है वो रुकता है, उसका असर सरकार की योजनाओं पर पड़ता है। सरकार केवल अगर भाषण से चल जाती तो देश में इतनी बेरोजगारी नहीं होती, किसान आत्महत्या नहीं कर रहे होते, किसान एमएसपी की मांग करके जत्थे नहीं भेज रहे होते, 80 करोड़ लोगों को जो है वो लाभार्थी योजना के तहत जो है वो मुफ्त अनाज न भेज दिया जा रहा होता। सरकार भाषणों से नहीं चलती, सरकार नीतियों से चलती है, नीतियों से चलती है और नीतियों का इम्प्लीमेंटेशन चलती है। संसद ही अगर नहीं चलेगी तो सरकार का काम कैसे होगा। दूसरे की जगदीप धनखड़ बहुत ही, आप देखिए कि वो जो गवर्नर भी थे उनका कॉन्डक्ट आप याद कीजिए, पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे, मेरे ख्याल से पहले एकमात्र गवर्नर अब तक के हुए हैं जिनको उनके मुख्यमंत्री ने ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे ब्लॉक किया हुआ था। वहां से ये भूमिका बना रहे थे दिल्ली में बड़े पद की, ममता बनर्जी के खिलाफ एक कैंपेन चला के राजभवन से कामयाब भी हो गए, उपराष्ट्रपति बना दिए गए, पारितोषिक मिला उनको। अब उनका अगला कैंपेन राष्ट्रपति भवन के लिए है। लेकिन अगर ये महाभियोग आता है, उसकी चर्चा होती, विवादित होते हैं, तो इनका राष्ट्रपति वाला जो कैंपेन है उसमें भी धक्का लगेगा। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। राष्ट्रपति वाला जो ये ओवरऑल अगर देखा जाए, जो तस्वीरें हैं सदन के अंदर की तस्वीरें, और इन तस्वीरों से बहुत कुछ तकलीफदायक हैं। इसलिए तकलीफदायक क्योंकि लोकतंत्र और उसमें भी सदन की मर्यादा वो कहीं ना कहीं तार तार हो रही है। इसलिए भी डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपने भी एक लंबा करियर आपने पत्रकारिता का, और उसमें इन तमाम चीज़ों को आपने देखा है। आप आज की तारीख में एक तस्वीर आपने देखी, वहाँ की जयपुर की तस्वीर आपने देखी, सारे खड़े हो गए लेकिन एक साहब बैठे हुए थे, वो भी आपने देखी। एक तस्वीर आप यहाँ सदन के अंदर देख रहे हैं, और एक तस्वीर, तीसरी तस्वीर सदन के बाहर देख रहे हैं, जहाँ राहुल गांधी एक सिंबॉलिक ही सही लेकिन वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं। इन तीनों तस्वीरों को अगर देखिए तो क्या समझ में आता है आपको? क्या लगता है कि देश में एक संसदीय जो प्रणाली है वो कहीं ना कहीं कमजोर होती हुई दिखाई नहीं देती आपको? राजीव जी, तीनों तस्वीरों में एक बात बहुत स्पष्ट है
जी ठीक है। एक तो ये कि जो बात राहुल गांधी ने जो इंटरव्यू किया था 2 सांसदों का जिनके मुखौटे लगे हुए थे, एक तो वो बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि राजस्थान में जो दिखाया गया, जो विजुअल दिखाए गए, वो बात लोगों ने देखी और मान लिया कि किस तरह, दरअसल एक शिष्टाचार की बात है, ये शिष्टाचार भी और प्रोटोकॉल है जिसका पालन हर हाल में होता ही है कि अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो राज्यपाल की तस्वीर भी विज्ञापनों में छपेगी ही, मुख्यमंत्री की भले छपे या न छपे। तो प्रधानमंत्री अगर खड़े हुए हैं तो ये सामान्य प्रोटोकॉल है कि वहां उपस्थित लोग भी खड़े हो जाए। महिंद्रा खड़े हुए हैं, कुमार मंगलम खड़े हुए हैं, लेकिन गौतम अडानी बैठे हुए। ऐसे ही एक तस्वीर याद आती जब श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तब वो मुंबई में एक उद्योगपति से मिले थे, तो मुंबई के उद्योगपति ने उनके पीठ पर हाथ धरा था। आखिर किसी उद्योगपति की इतनी हिम्मत कैसे होती है कि वो प्रधानमंत्री की पीठ पर हाथ धर ले? और पीठ पर हाथ धरने का मतलब ये होता है कि वरिष्ठ अपने जूनियर के सामने की पीठ पर हाथ धरता है, पिता बेटे की पीठ पर हाथ धरता है, बड़ा भाई छोटे भाई की पीठ पर हाथ धरता है। तो ये बड़ा भाई छोटा भाई कौन है? ये बात इसमें साफ हो गई कि जो बात राहुल गांधी ने आज की वो बहुत मुझे अच्छी तो नहीं लगी, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा मजाक किसी को भी पसंद नहीं आएगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी के साथ जो जयपुर में हो रहा है, क्या ये राहुल गांधी ने गलत किया? उसे देखकर लगता है कि शायद राहुल गांधी ने ठीक ही किया है। और ये बात, दूसरी बात है कि जिस तरह के अविश्वास प्रस्ताव की बात हो रही है, कई बातें ऐसा होता है राजीव जी की कही नहीं जाती, समझ ली जाती। अविश्वास प्रस्ताव रखने का मतलब ही यह है कि हम आप पर भरोसा नहीं करते, आप लोकतंत्र की रक्षा करने में समर्थ नहीं हैं, आप भेदभाव करते हैं, आप जिन लोगों को बोलने का मौका दिया जाना चाहिए नहीं देते, ये बात है। अगर खड़गे जैसे व्यक्ति जो 55 साल का संसदीय जिनका करियर रहा है, ऐसे व्यक्ति को भी कोई नौसिखिया सांसद अगर चला जाए और वो कुछ बकवास कर ले, उसे परंपराएं नहीं पता हो, तो हो सकता है कि सभापति जी उन्हें रोक दे कि भाई आप मत बोलिए, या कोई और बोलेगा। लेकिन जिस तरह से खड़गे जी के साथ ये हो रहा है, जो इतने सुदीर्घ अनुभव, कई सांसदों की तो उम्र भी नहीं है जितना उनको अनुभव है, तो ये बात बहुत ही विचित्र लगती है। अविश्वास प्रस्ताव में मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता राजीव जी, लेकिन एक लतीफा, बहुत पुराना लतीफा है, आर्मी वाले लोग सुनाते हैं, और वो लतीफा इसे लोकसभा या संसद से देखकर राज्यसभा को लेकर न माना जाए, मेरा विनम्र अनुरोध है। वह ये कि एक रंगरूट ने एक दिन कर्नल साहब से कहा कि कर्नल साहब आप बहुत बकवास करते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप गधे हैं। तो कर्नल को बहुत गुस्सा आया। कर्नल ने कहा कि मैं तुम्हारा कोर्ट मार्शल कर दूंगा अगर तुमने ऐसा कहा कि मैं गधा हूं। तो रंगरूट ने पूछा कि सर अगर मैं सोचूं कि आप गधे हैं तो कर्नल ने कहा किसी के सोचने पर तो कोई रोक नहीं है भाई, कोई कुछ भी सोच सकता है। तो नए रंगरूट ने कहा कि कर्नल सर मैं ऐसा सोच रहा हूं। तो अविश्वास, ये मुझे इसे अवमानना न माना जाए मेरी इस बात को, पर कई बार ये होता है कि जो भाव आप रखते हैं, अविश्वास प्रस्ताव के आने का मतलब ये है कि माननीय धनगर जी आप सदन में उस कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे जब इस पर चर्चा होगी। अगर होगी तो, ये भी मैं अगर लगा रहा हूं कि अगर सदन में चर्चा होगी तो आप उस कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे। ये अपने आप में भारत के इतिहास में, राज्यसभा के इतिहास में बहुत ही विलक्षण दौर होगा कि आखिर जिन लोगों का काम लोकतंत्र की रक्षा करना है, लोकतंत्र के सही मुद्दों को उठाना है, उनकी बातचीत करनी है, ऐसे मुद्दों पर अगर बातचीत नहीं होगी तो किन मुद्दों पर होगी। और ये वो साल है जब हमारे संविधान को अपनाए हुए में 75 साल हो गए। और अभी आपने ही बताया कि संसद में 2 दिन लोकसभा में और 2 दिन राज्यसभा में अगर संसद चलती रही तो संविधान के ऊपर भी चर्चा होगी। तो ये इस पवित्र मौके पर संविधान की हम बातें कर रहे हैं, 75 साल हो गए हैं, 55 साल पुराने संसदीय करियर वाले नेता को हम बोलने नहीं देते, देश के विपक्ष के इतने बड़े नेताओं पर हस्तक्षेप लगाते हैं, और जिस तरीके से संसद परिसर में
प्रहसन किए जाते। क्यों किए जाते? क्योंकि संसद में उनकी बात सुनी नहीं जाती, तो कोई ना कोई तरीका लोगों को कहने के लिए निकालना ही पड़ता है। जैसे राजनारायण संसद में उनकी बातें नहीं रखी पाते थे, तो उन्होंने अलग अलग तरीके निकाल लिए थे कि अपनी बात को किसी तरह संसद में रखें, हालांकि तब लाइव टीवी नहीं था। एक और बात मुझे लगती है कि कुछ दिनों से हमारी लोकसभा और राज्यसभा गुजरात मॉडल पर चल रही है। गुजरात मॉडल के बारे में यही कहा जाता है कि वहां विधानसभा में जो कुछ होता है, ये पिछले 15-1 साल से हो रहा है कि वहां विधानसभा में जो कुछ होता है उसका कोई लाइव प्रसारण नहीं होता। उसके बारे में कई बार तो पत्रकारों को भी आने से रोक दिया जाता है। सदन में विपक्षी सदस्यों को मुंह बंद करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। इस तरह की बातें उनके साथ होती है। तो ये कहा जा रहा है कि अब हमारे संसद में, हमारी लोकसभा और राज्यसभा में भी गुजरात मॉडल चल रहा है। और ये गुजरात मॉडल दिल्ली पहुंचे उसके पहले मध्य प्रदेश और कई राज्यों में पहुंच चुका है, जहां विपक्ष के बारे में, विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता। तो ये बड़ी चिंता की बात है कि संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर इस तरह के अवसर, इस तरह की चर्चा छिड़ना भी बहुत दुखद है। अफसोसनाक है कि हम अविश्वास प्रस्ताव के बारे में हमारे विपक्षी नेता सोचें या कहें, इतना सोचना भी मुझे लगता है कि यह हमारी संसदीय लोकतंत्र की विफलता है। राजीव, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये एक संसदीय लोकतंत्र की विफलता माना जा सकता है कि अगर यहां तक बात आ रही है तो। अमलेंदु उपाध्याय जी, आप कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल राजीव जी, अगर बात यहाँ तक आ रही है तो निश्चित तौर पे संसदीय लोकतंत्र की विफलता ही है। और हम लोग लगातार इस बात की चर्चा करते रहते हैं कि दोनों जो सदनों के सभापति हैं, उनका जो आचरण है वो पूरी दुनिया में जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। और पूरी दुनिया में संदेश जा रहा है कि भारत में, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, वहां लोकतांत्रिक परंपराएं किस तरीके से टूट रही हैं और किस तरीके से भारत का लोकतंत्र जो है वो कलंकित हो रहा है, ये संदेश जा रहा है। अब देखिए राजीव जी, जो सदन के अंदर होता है, धनखड़ साहब जो करते हैं या बिरला साहब जो करते हैं, वो सारी खबरें विदेश में भी छपती हैं। विदेशों के अखबार इसको छापते हैं, वहां के टेलीविजन इस पर चर्चा करते हैं और ये सारी बातें बाहर जाती हैं। अब आप जॉर्ज सोरोस अगर कर रहे हैं तो जॉर्ज सोरोस के नाम तो जो सारी दुनिया में चल रहा होगा, जॉर्ज सोरोस, यानी कि आप सदन में जो है सभापति के पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर किसी डीप स्टेट की बात करे तो इसका मतलब भारत के सामने कोई गंभीर खतरा खड़ा हो गया कि जब उपराष्ट्रपति पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जो कह रहा है कि डीप स्टेट इंटरफेरेंस कर रहा है भारत के मामलों में, तो ये तो बहुत गंभीर मसला है। अगर ऐसा ही है तो फिर धनखड़ साहब को चाहिए कि मोदी जी से कहें कि राशन पानी लेकर और सर्जिकल स्ट्राइक कर दें अमेरिका पे, पकड़ के ले आए जॉर्ज सोरोस को बांध करके, एकदम ऐसा ही करना चाहिए अगर इतना ज्यादा मामला खराब है। तो ये जो कुछ कर रहे हैं राजीव जी, ये असल में लोकतंत्र के साथ जो है वो छलावा है। लोकतंत्र के साथ एक तरीके से कहा जाए, ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो बलात् है, मतलब एक तरीके से लोकतंत्र के साथ ये। तो ये जो भी चीजें हो रही हैं तो ये लोकतंत्र के हिसाब से अच्छी नहीं है। और दोनों सभापतियों को सोचना चाहिए कि इतिहास जब लिखा जाएगा तो उसमें अगर मावलंकर साहब लिखे जाएंगे तो उसमें ओम बिरला साहब और ये जो अपने धनखड़ साहब ये किस तरीके से लिखे जाएंगे। मुझे लगता है कि इतिहास काले अक्षरों में ओम बिरला और धनखड़ साहब का नाम लिखेगा। इनको ये ध्यान रखना चाहिए। मोदी जी तो ठीक है प्रधानमंत्री बन गए हैं, उनको सपना था उनका बचपन से प्रधानमंत्री बनने का, मगर धनखड़ साहब का सपना या ओम बिरला साहब का सपना तो नहीं रहा होगा लोकसभा अध्यक्ष बनने का और उपराष्ट्रपति बनने का। अब ये भी अगर बन गए हैं इत्तेफाक से, तो जो बन गए हैं तो कम से कम उस पद की गरिमा का थोड़ा ध्यान रखें, अपना ना रखें। भाई ठीक है, आपके अपनी कोई गरिमा नहीं है, लेकिन उस पद की गरिमा तो है, तो उस पद की गरिमा का भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो ये सारी दुनिया में चर्चा का विषय बन रहा है राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जरा शकील जी एक बार फिर से आना चाहता हूं आपके पास। और लोकसभा और राज्यसभा अभी लगातार देख रहे हैं, आप लगातार कवर कर रहे हैं, आखिर वहां चल क्या रहा है और क्या अंदर खाने बातें तो बहुत कुछ होती होंगी। कल हालांकि जगदीप धनखड़ ने तमाम दलों को बुलाया है बातचीत करने के लिए। क्या आपको लगता है कि अब ये बात वहां तक पहुंच जाएगी कि या वहां तक कि धनखड़ साहब कम से कम विपक्षी दलों को मनाने में कामयाब साबित हों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले दिन आते हैं और बाहर वो एक ट्रेंड बन गया है, वहाँ पर अपनी बात रखते हैं, 5-7 मिनट वन साइडेड बोलते हैं, चले जाते हैं, विपक्ष पे आरोप लगाते हैं, उसके बाद से वो दिखाई नहीं देते। तो आखिर संसद की जो कार्यवाही जिसमें बहुत कुछ चलना चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए, वो नहीं होता है। लेकिन संसद के ही जो दूसरे सदस्य हैं यानी विपक्ष के नेता हैं, वो क्या कुछ कहते हैं जरा ये बताइए। और जगदीप धनखड़ को लेकर अगर बात यहां तक निकली है तो आगे कहां तक बढ़ते हुए दिखाई देती है?
देखिए, पिछले हफ्ते जो है लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भी सभी विपक्षी दलों को बुलाया था और बात की थी, और उसके बाद संसद की कार्रवाई थोड़ी सी शुरू हुई थी लोकसभा में। इसी तरह राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने भी पिछले सत्र में सभी दलों को बुलाया था। ये तो एक परंपरा है, एक औपचारिकता है कि बुलाते हैं, लेकिन मूल मुद्दा जो है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जो मांग कर रहा है कि संसद के अंदर अडानी के ऊपर जो अमेरिका से गिरफ्तारी वारंट निकले हैं, जो मामला है उस पर चर्चा होना चाहिए। तो उस पर चर्चा की अनुमति जब तक नहीं देंगे दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी, तब तक हमें लगता नहीं है कि सदन ठीक से चल पाएगा। उसके अलावा मणिपुर की बात है, उसके अलावा संभल की बात है। ये सारे इशू जो है विपक्ष चाहता है कि इन पर बात हो। आखिर संसद चल किस लिए रही है? अगर संसद में जनता के इशू, राज्यों के इशू, देश के महत्वपूर्ण इशू पे बात नहीं होगी तो फिर उसके चलने का कोई मतलब नहीं है। और उल्टे हो ये रहा है कि उन विषयों पे बात करने के बदले आज जैसा कि राज्यसभा में देखा और खड़गे जी ने कहा, दिग्विजय सिंह ने कहा कि चर्चा सोरेस पे कराई जा रही है। सोरेस न भारतीय नागरिक है, न सोरेस के खिलाफ भारत में कोई वारंट निकला है, न भारत में उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज है। उस पर चर्चा कैसे हो सकती है? और मान लीजिए कि आप आरोप लगाते हैं कि वो कांग्रेस को फंड देता है, तो आप उसके खिलाफ किसी भी थाने में एक एफआईआर दर्ज करिए, सरकार करवा सकती है, और फिर उसके बाद उसका गिरफ्तारी वारंट निकाल के उसको गिरफ्तार करके लाइए। लेकिन उसके बदले आप खाली एक माहौल बना रहे हैं, और वो माहौल दो तरफ से बन रहा है, एक अडानी को बचाने का और दूसरी तरफ कांग्रेस को बदनाम करने का। दूसरी बात आप जो कह रहे थे कि ये जो है अविश्वास प्रस्ताव का मामला कहां तक जाएगा, ये मामला तो देखिए जहां तक जाना था वहां पहुंच चुका है। अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा पिछली बार हुई थी। पिछली बार सरकार ने और दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों ने सदन को अनिश्चितकाल के लिए खत्म करके वो मामला टाल दिया था। लेकिन इस बार जो है नोटिस आएगा, और नोटिस का आना ही अपने आप में इस बात का सबूत होगा कि ये सदन राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पर विश्वास नहीं करता है। और इतना नोटिस आना ही एक बहुत बड़ी बात होगी, एक बहुत बड़ा संकट होगा कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ। आखिर ऐसी क्या बात है कि सदस्यों को ये अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा? तो इसी से सारा का सारा एक माहौल बन जाएगा, और धनखड़ जी ये नहीं चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने कल बुलाया है कि वो ये बात बताएंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, ये बात है, वो बात है। लेकिन अब देखना यह है कि उनकी बातों का कितना असर होता है। क्या कांग्रेस और इंडिया गठबंधन उनकी बातों को मानता है, या कहता है कि आप हमारी बातों को मानिए और इन विषयों पर आप चर्चा की अनुमति दीजिए। देखिए, मामला बहुत गंभीर हो चुका है। गंभीर इसलिए हो चुका है कि विपक्ष का साफ आरोप है कि पीठासीन अधिकारी सरकार का पक्ष ले रहे हैं, और न केवल सरकार का पक्ष ले रहे हैं, ऐसी कार्रवाइयां कर रहे हैं जिससे विपक्ष बदनाम हो। जो 500 रुपए नोट की गड्डी में जिस तरह से अभिषेक का नाम लिया गया, अभिषेक सिंघवी का, उसको विपक्ष ने बहुत गंभीरता से लिया है। सभापति जो होते हैं, जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, वो सदस्यों के संरक्षक होते हैं। उसके बदले वो उन्हें बदनाम कर रहे हैं, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो ये मामला कोई साधारण मामला नहीं था। आज वो मामला कहां है? आज 4 दिन हो गए, सारे के सारे कैमरे से कई बार देखे जा चुके हैं, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा। ऐसे ही एक आरोप लगाया था कि राहुल गांधी जो है वो आंख मार रहे हैं, कहीं वो कैमरे इस बात को नहीं दिखा पाए, स्मृति ईरानी ने लगाया था। तो ये सारे आरोप और ये सारा माहौल सिर्फ दो ही कारणों से बनाया जा रहा है। एक, अडानी को बचाना है, और दूसरा, कांग्रेस को जो है बदनाम करना है। तो इसलिए अब जो कांग्रेस ने और विपक्ष ने जो ये अविश्वास प्रस्ताव का मुहिम शुरू करी है, वो शायद इन लोगों के लिए एक बड़ी समस्या लेकर आएगा। क्यों? क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव आते ही, वो नोटिस राज्यसभा सचिवालय में देते ही
ये साबित हो जाएगा कि इस सदन का विश्वास नहीं है और वो माहौल अपने आप में खराब हो जाएगा। नोटिस देना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी, बाकी उस पर क्या होता है क्या नहीं होता वो आगे की बातें। जी राजीव जी। जी बिल्कुल 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 सही आप कह रहे हैं, आगे क्या होता है ये आगे की बात है। जरा आना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास, और कैसे इसके आगे आप कैसे देखते हैं? क्या यहाँ पर, क्योंकि एक गतिरोध बना हुआ है और ये एक सत्र की बात नहीं है, लगातार आप देखिए लगातार ये गतिरोध है, और ऐसे में क्या लगता है आपको कि सरकार सचमुच चाहती है कि सदन चले? राजीव जी, सरकार तो नहीं चाहती होगी, क्योंकि सरकार प्रतिपक्ष के प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहती। और मुद्दा क्या है राजीव, मुद्दा भ्रष्टाचार का। एक बेहद मजेदार तथ्य आज के लिए, खासतौर से आज 9 दिसंबर है, हमारे दर्शकों के लिए भी थोड़ा सा ताजा कर दें उनकी स्मृति। 9 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में घोषित किया था, संभवतः 2003 में। मजेदार बात यह भी है कि आज 9 दिसंबर को संसद टीवी ने यह बात फिर से याद दिलाई। जो सरकार, देश का जो नेता नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकलकर सत्ता की कुर्सी, सर्वोच्च कुर्सी तक पहुंचा है, जो नेता ये कहता रहा है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार पर चर्चा नहीं कराना चाहे। आज 9 दिसंबर को भी भ्रष्टाचार विरोधी दिवस पर भी उन्होंने चर्चा से बचने के लिए ये सारे क्रियाकलाप किए। आगे भी यही होता रहेगा, क्योंकि मूलतः संसदीय प्रक्रिया के जरिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए चुनकर सत्ता तक पहुंचना तो इन लोगों को भाता है, क्योंकि और कोई तरीका है नहीं अभी देश में। जब तक इस तरीके से चुने जा रहे हैं तब तक इसे पसंद करें, लेकिन चुनकर उत्तरदायित्व ग्रहण करने के बाद, जिम्मेदारी के पद पर पहुंचने के बाद, लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर जवाबदेही स्वीकार नहीं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन सदन में वे सबसे कम बैठने वाले प्रधानमंत्रियों में शुमार होते। वे लगभग 12.5 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, वहां भी विपक्ष विहीन सदन में पसंद था, विपक्ष विहीन विधानसभा को पसंद करते थे, और वहां भी वे सबसे कम बैठते थे सदन। तो राजीव जी, आगे भी ये सरकार सदन को इसी तरह चलाएगी, क्योंकि उसके पास सवालों के जवाब नहीं। बिल्कुल, वो बिल्कुल। जिस तरह का भोकाल बनाकर सत्ता में पहुंची थी, नरेंद्र मोदी ने जो तुमार बांधा था कि वे भ्रष्टाचार के विरोधी हैं, और इस वक्त सबसे ज्यादा आरोप उन पर जो लग रहे हैं वे भ्रष्टाचार ही लग रहे हैं। मैं उन सांप्रदायिक मुद्दों पर नहीं जाना चाहता हूं जिसके लिए महारत हासिल है मोदी जी को, लेकिन भ्रष्टाचार तो ऐसा मुद्दा है जिस पर उन्हें जवाब देना पड़ेगा, और वे सदन में इससे बचने के लिए इसी तरह से विपक्ष को बोलने नहीं देगी। राजीव, बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी, कैसे आप देखते हैं? एक बहुत गंभीर चर्चा है, गंभीर मुद्दा है, और ऐसे में धनखड़ साहब हों या ओम बिरला हों, इनकी भी तो जिम्मेदारियां हैं। आखिर आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जितवाना अपनी पार्टी के लिए, चलिए थोड़ा सा उनको हम थोड़ी लिबर्टी दे भी दें, लेकिन आप उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, और इसलिए यहाँ पे ये बात थोड़ा ज़्यादा गंभीर हो जाती है कि आपके खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव की बात हो, आप पर सीधे कहा जाए कि आप उस कुर्सी पर बैठे हैं और यहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये तमाम बातें छोटी मोटी बात नहीं है, दुनिया तो देख रही है ना। में दूसरे नंबर का नागरिक है, और आप धनखड़ जी का कॉन्डक्ट आप देखिए, केवल राज्यसभा के भीतर नहीं, एक उनका रोल है कि वो सभापति भी हैं, बाहर भी जब वो बोलते हैं तो एक बार तो उन्होंने लगभग लिंच मॉब को जनता को भड़काने का काम किया, विपक्ष के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ। और आप देखिए कितनी गैर जिम्मेदाराना बात है कि आप भारत के संदर्भ में ये कह रहे हैं कि
अमेरिका का डीप स्टेट भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है। सदन के अंदर ये बात वो कह रहे हैं। अमेरिकी राजदूत को इस पे प्रतिक्रिया देनी पड़ी। जो बाहर बातें हो रही हैं, आप बताइए कि जगदीप धनखड़ और संबित पात्रा में कोई अंतर तो होना चाहिए। जो बात संबित पात्रा कर रहे हैं वही आप कर रहे हैं, और आसन में बैठ के कर रहे हैं। तो और इनका कॉन्डक्ट आप देखिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर जगदीप धनखड़ एक राजनीतिक के तौर पे उपराष्ट्रपति के कुर्सी बैठकर एक राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर वो अपना बर्ताव करते हैं, तो उनके बारे में विश्लेषण भी राजनीतिक ही होना चाहिए। फिर उसमें जब हम किसी राजनीतिक के बारे में बात करते तो उसको डिस्काउंट नहीं देते हैं, फिर उसकी जवाबदेही तय करते हैं। धनखड़ जी का भी जो कॉन्डक्ट है वो उपराष्ट्रपति पद की गरिमा के अनुरूप बिल्कुल भी नहीं है। मैं उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या खड़गे जी या जया बच्चन, उनके अलावा आप एक आम नागरिक के तौर पे आप देखिए उनका कॉन्डक्ट, और उनकी हिस्ट्री में अगर आप जाइएगा, जब आज वो बहुत वफादार दिखाई देते हैं नरेंद्र मोदी के अपनी बातों से और बॉडी लैंग्वेज से भी। बॉडी लैंग्वेज की बहुत बात होती है, उनकी तस्वीरें भी आती हैं। लेकिन जब वो ताऊ देवीलाल के साथ थे तो देवीलाल के भी वैसे ही भक्त थे वो। जब वो कांग्रेस में थे राजस्थान में, तो वो उतने ही बड़े कांग्रेसी जितने बड़े आज वो भाजपाई हैं। तो नरेंद्र मोदी इन पे कितना विश्वास करे? अगर इनको यहाँ से इनको प्रमोट करना हो, क्योंकि उपराष्ट्रपति का देखिए कोई खास रोल नहीं होता, केवल और केवल राष्ट्रपति वो राज्यसभा के सभापति पद को छोड़ दे आप, तो उसका बाकी रोल नहीं होता। लेकिन राष्ट्रपति का तो बड़ा भारी रोल होता है। अगर इनकी आकांक्षा है, अगर इनकी चाहत है कि भारत के सर्वोच्च नागरिक बने, राष्ट्रपति बने, और नरेंद्र मोदी एक पॉलिटिशियन है और वो चाहेंगे कि, क्योंकि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का अंत 2029 में और जो अगला राष्ट्रपति होगा वो उसके बीच में होगा, तो एक राजनीतिक नरेंद्र मोदी जगदीप धनखड़ के ऊपर क्यों विश्वास करेगा, जो देवीलाल के भी उतने बड़े भक्त थे, कांग्रेस के भी उतने बड़े भक्त थे, और अब आरएसएस के भी उतने बड़े भक्त हैं। जी, ये फैसले पॉलिटिकल फैसले होते हैं। तो जगदीप धनखड़ को सोचना चाहिए कि उनकी अपनी एक सीमाएं हैं। वो यहां तक आ गए ममता बनर्जी को के खिलाफ तमाम अभियान चलाकर राजभवन से, और उनको पारितोषिक मिल गया। क्या वो यहां से आगे जा सकते हैं? ये उनको सोचना चाहिए। और जब इतने बड़े पद पे कोई बैठता है तो उसको ये भी सोचना चाहिए कि उनको हिस्ट्री कैसे याद करेगी। आप देखिए तमाम उपराष्ट्रपति हुए हैं जिनके बारे में बहुत अच्छी बातें कही जाती, बड़े बड़े भारत के महान व्यक्ति इस पद पे रहे हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन से लेकर तमाम लोग, और उन सब के बारे में बहुत अच्छा कहा जाता है। उनको कभी ये नहीं कहा जाता है कि राजनेता है या इनके खिलाफ कोई आरोप है। जगदीप धनखड़ जी ने तो उस गरिमा को एकदम खत्म कर दिया है। और जैसा मैं पहले कहा था कि सरकार का नुकसान है अगर जगदीप धनखड़ की वजह से सदन नहीं चल पा रहा है, और बार बार वो ये कहेंगे नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, और एक गतिरोध पैदा होता है, तो सरकार का काम रुकता है, ट्रेजरी बेंचेस का काम रुकता है। जी बिल्कुल। जहां तक नरेंद्र मोदी की बात है, देखिए जॉर्ज सोरोस, अभी आज ही मैं पढ़ रहा था कि जर्मनी की पूर्व चांसलर मर्कल, जो कि मोदी के समय भी रही हैं, उनकी किताब आ रही है, उनकी जीवनी आत्मकथा आ रही है, जिसमें वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की तारीफ कर रही हैं
उन्होंने कमलनाथ की भी तारीफ की है, जिनकी तारीफ कम ही लोग करते हैं। पर्यावरण मंत्री थे और किस तरीके से उन्होंने मदद की थी कंसेंसस इवॉल्व करने की। जी 2003 की 2004 की या 5 की बात है। लेकिन नरेंद्र मोदी के बारे में वो ये कह रही हैं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के जो माइनॉरिटीज के खिलाफ बातें हैं, जो मानवाधिकारों के हनन उनके दौरान होते हैं, ये बात मर्कल ने उठाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। बिल्कुल उठाई होगी ये बात अलग है, वो बातें तो बहुत से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उठाई होगी बंद कमरे में, जो बाइडेन ने भी उठाई होगी, लेकिन वो किताब में इस बात को लिख रही हैं। तो ऐसे विश्वगुरु हैं कि जो जिनके बारे में किताबें लिखी जा रही है। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, किताबें लिखी जा रही हैं। अंगेला मर्केल, आप जानते हैं, उनको एंजेला मर्केल भी कहते हैं कुछ लोग। अंगेला मर्केल जो हैं वो जर्मनी की 16 साल तक चांसलर रहीं और अब रिटायर हैं, और वो उन्होंने किताब लिखी है और अपनी जीवन गाथा 1947 से लेकर 1951 से लेकर 2023 तक शायद या 22 तक की पूरी उसमें गाथा है, और अलग अलग राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों और कैसे सरकारें काम करती रही हैं, ये सब कुछ उस किताब में है, जिसमें एक चैप्टर भारत पे भी है, और भारत में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में अल्पसंख्यकों के साथ जो कुछ हो रहा है, माइनॉरिटीज़ के साथ नरेंद्र मोदी सरकार जो कुछ कर रही है, उस पर तीखी टिप्पणी है। और इसके अलावा, और इस पर उन्होंने बातचीत की है, नरेंद्र मोदी से इस विषय पे बात की थी, ये भी लिखा है। दूसरी तरफ जो प्रशांत टंडन जी बता रहे हैं कि मनमोहन सिंह की सरकार और मनमोहन सिंह की तारीफ करते हुए, उनकी इकोनॉमी पॉलिसी को तारीफ करते हुए भी उसमें बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। किताब मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन जितनी खबरें छन छन के आई हैं उसी आधार पे आपको ये आप तक पहुंचा रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ विदेश विश्वगुरु, जब हम यहाँ विश्वगुरु शब्द रचा गया, ये इस शब्द को, हालांकि ये इसकी रचना आज नहीं हुई है, विश्वगुरु शब्द हमारे डिक्शनरी में है ऑलरेडी, लेकिन उसके अलावा इसको एक बनाया गया नरेंद्र मोदी के लिए एक तमगा के रूप में। लेकिन क्या सचमुच यही विश्वगुरु हैं? क्या हमारा नाम इतना ही रोशन हो रहा है, हमारे देश का नाम? ज़रा सोचिएगा, ये आप लोगों के ऊपर है। कई लोगों को बातें हमारी पसंद नहीं आती, कई लोगों को पसंद आती हैं। पसंद आए ना आए ये अपनी मर्जी है, लेकिन कुछ चीज़ों पे गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपके पास आना चाहता हूँ। कैसे आप देखते हैं, जब यहाँ हम संसद की बात कर रहे हैं, जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारियां चल रही हैं, उसकी बात कर रहे हैं, लोकतंत्र और संविधान की हम बात कर रहे हैं, और ऐसे में नरेंद्र मोदी को भी, उनकी तस्वीरें भी, हम जयपुर की तस्वीर भी देख रहे हैं, और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि चुनाव भी, हम जो चुनाव में धांधलियाँ हो रही हैं उसको भी देख रहे हैं। अभी शुरुआत में शकील अख्तर जी बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे थे, लेकिन उनको रोका मैं इसलिए क्योंकि थोड़ी सी हम लोग इस विषय पे ज़्यादा चर्चा करना चाहते थे। आप चाहें तो महाराष्ट्र, इसलिए आपसे महाराष्ट्र की बात मैं करना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ से एक चिंगारी निकली है। लगता ऐसा है कि यहाँ से इस चुनाव सुधार पे कुछ बात हो सकती है। जिस गांव की बात ये कर रहे थे, मरकरवाड़ी की बात कर रहे थे, वो महत्वपूर्ण गांव है, और सुनने में आ रहा है कि राहुल गांधी भी वहाँ जाने वाले हैं। कब जाते हैं पता नहीं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ से एक चिंगारी निकली है, और महाराष्ट्र ऐसी चिंगारियों के लिए कितना जाना जाता रहा है, ऐसी आवाज़ों को बुलंद करने के लिए कितना जाना जाता है, और क्या यहाँ से हम चुनाव में जो धांधलियाँ हैं उसमें थोड़ा बहुत सुधार हम देखेंगे? राजीव जी, मुझे लगता है कि एक शुरुआत अच्छी है ये इस मुद्दे पे। महाराष्ट्र में खैर शुरुआत तो बहुत सारी चीजों की हुई है, कांग्रेस का गठन से लेके आजादी की लड़ाई शुरू होने से लेके तमाम मुद्दे महाराष्ट्र में उठते रहे हैं। कुरीतियों के खिलाफ वहां बड़ा अभियान चला है, बदलाव की बयार वहां से शुरू हुई है। लेकिन राहुल गांधी जो प्रयास करें, मुझे लगता है कि जब तक तमाम विपक्ष के दल, इंडिया अलायंस के सारे दल इस मुद्दे पर एकजुट होकर संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक चुनाव सुधार की ये बातें आसान नहीं होगी। ये एक मुख्य मुद्दा होना चाहिए
इंडिया अलायंस के सभी दलों के लिए, और उसके लिए अगर वो मिलजुल कर लड़ाई लड़ेंगे तो उसका काम आसान होगा। अगर वो केवल उसे एक मुद्दा मानते हैं कि हमें बहुत सारे मुद्दों पे लड़ाई करनी, उसमें से एक मुद्दा है और वो मुद्दा 10वें 12वें 15वें नंबर पे हो, तो उससे बात नहीं बनेगी। इसे चुनाव का प्रमुख मुद्दा बनाकर चुनाव सुधार की बात करें, चुनाव आयोग के अधिकारों पर भी चर्चा करें और वे जिस तरह से अधिकारों का दुरुपयोग करते रहे उस पर भी चर्चा जरूरी है, क्योंकि चुनाव आयोग सिर्फ चुनाव करा लेना ही चुनाव आयोग का काम नहीं, चुनाव निष्पक्ष हो ये भी उसका काम है। लोगों के मन में ये धारणा हो कि चुनाव निष्पक्ष हुए हैं, ये बात बैठाना भी चुनाव आयोग का काम है। केवल जैसे कहा जाता है कि न्याय करना ही काफी नहीं है, ये लोगों तक संदेश जाना जरूरी है कि उनके साथ न्याय हुआ है। तो उसी तरह चुनाव निष्पक्ष हो और चुनाव निष्पक्ष हुए होते हैं, ये संवाद लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। अगर मतदाता के मन में शक है तो उसे दूर किया जाना चाहिए, और ऐसे बहुत सारे मौके आए हैं। जैसे महाराष्ट्र के चुनाव में ही 5 लाख मतदाताओं का अंतर रहा है, जितने वोटर पहले बताए गए थे वोट उससे ज्यादा पड़े। भाई जितने लोगों ने वोट दिया मतों की संख्या उतनी होनी चाहिए थी, लेकिन 5 लाख मत ज्यादा थे। तो ये मशीन होने के बाद भी अगर ये हो रहा है तो ये वाकई एक शुरुआत है। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहा है, और प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस के वर्किंग कमेटी की बैठक में भी इस मुद्दे को उठाया था, राहुल गांधी ने भी इस बात को उठाया था। तो धीरे धीरे यह मुद्दा भी आगे आएगा। लेकिन अभी देश के सामने जो मुख्य मुद्दे हैं उन मुद्दों से हटके, मणिपुर के मुद्दे से हटके, अडानी के मुद्दे से हटके, जिस तरह उत्तर प्रदेश में संभल और दूसरे सांप्रदायिक मुद्दों को छोड़ दें तो सोरोस को उठाया जा रहा है, ये सब बातों से लगता है कि हमारे देश में संसद को भरमाया जा रहा है, मुख्य मुद्दों से भटकाया जा रहा है। राजीव जी 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 क्लोजिंग कमेंट अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, आपको भी लगता है कि संसद को यहाँ कहीं ना कहीं भरमाया जा रहा है, मुख्य मुद्दों से भटकाया जा रहा है? किसी चीज़ को कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको छुपाया जा रहा है, जैसे उसमें संभल का मामला भी है, उसमें मणिपुर का मामला भी है, रोज़मर्रा के इतने सारे मामले हैं, महंगाई, बेरोजगारी, जीडीपी का गिरना, ये तमाम मुद्दे भी हैं। आरबीआई के गवर्नर चेंज हो गए, अब आप सबको पता ही होगा। तो ये तमाम मुद्दे हैं, और इन सब विषयों के साथ साथ एक सबसे बड़ा जो विषय है, सब्जेक्ट है, वो अदानी है। क्या ये सब है कारण? बिल्कुल राजीव जी, सबसे बड़ा कारण तो अदानी है, और अदानी के बाद फिर मणिपुर भी मसला है, संभल भी मसला है, कई सारे मसले हैं। और आज आरबीआई के गवर्नर चेंज हो गए, कल जो है वो शक्ति कांति दास सेवानिवृत्त हो रहे हैं, और आज कैबिनेट समिति की बैठक हुई और आज ही नाम फाइनल हुआ, और आज ही आरबीआई के नए गवर्नर बना दिए गए, जो रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं उनको बना दिया गया। यानी इतने आनंद फानंद में आरबीआई का गवर्नर जो है वो भी तुरंत हो जाए, ये बैठक पहले भी हो सकती थी। तो बहुत सारे ऐसे मसले, और आरबीआई राजीव जी लगातार निशाने पे है सरकार के, किस तरीके से आरबीआई में घपले होते रहे हैं, आरबीआई में किस तरीके से जो रिजर्व फंड है वो निकाला जाता रहा है, इसको लेकर बहुत सारी बातें होती रही। आरबीआई के गवर्नर समय से पहले इस्तीफा देके भी जाते रहे, तो बहुत सारी चीजें हैं। और मणिपुर पर तो आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सख्त आदेश दिए वहां की सरकार को, ये पूछा है कि आप बताइए कि वहां जो संपत्तियां हैं, जो लोग खाली करके चले गए हैं, वो कितनी संपत्तियां हैं, कौन लोग उस पर काबिज हैं, और सबके नाम पते आप हमको दीजिए, और इस पे जो है सख्ती के साथ आप इसको जवाब दीजिए। तो यानी हर तरीके से, एक तरीके से देखा जाए, सरकार जो है वो कई मसलों पर घिरी हुई है, और इन मसलों पर किसी भी तरीके से चर्चा ना होने पाए, ये उसका एक लक्ष्य है। और अडानी को बचाना लक्ष्य है। जाहिर सी बात है कि अगर अडानी पर चर्चा होगी और अडानी पर सवाल जवाब होंगे तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल जवाब होंगे, क्योंकि विपक्ष का लगातार कहना यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वही अडानी को बचा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अडानी पर चर्चा कैसे होने दी जाएगी। तो ये सब जो है वो जनता का ध्यान हटाने के लिए, और जो असली मुद्दे हैं जनता के, उन पर चर्चा ना होने पाए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में आकर किसी भी बात का जवाब ना देना पड़े, इसलिए जो है ये संसद की कार्रवाई लगातार बाधित की जा रही है और ध्यान भटकाया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखते हैं आगे आगे होता है क्या। अभी तो शुरुआत है, आज पहला दिन है सप्ताह का, और अभी ये पूरा सप्ताह है, और इस सप्ताह में बहुत कुछ होना बाकी है। हमारे साथी शकील जी लगातार दोनों सदनों को कवर कर रहे हैं, इनके पास
बहुत सारी खबरें रहती हैं, वो हम आप तक पहुंचाएंगे ही इनके ज़रिए, शकील जी के ज़रिए, लेकिन तमाम हमारे साथी के विश्लेषण आप सुनते हैं और सराहते भी हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी क्लोजिंग कमेंट के लिए, और बहुत शुक्रिया प्रशांत टंडन जी, शकील जी, डॉक्टर राकेश पाठक जी, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, और साथ में जुड़े थे सुनील शुक्ला जी। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर विनोद प्रकाश गुप्ता शलभ साहब